चलो, तो लास्ट क्लास में हम लोग एस्केप वेलोसिटी पढ़ रहे थे और कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम लोग सैटेलाइट मोशन पढ़ेंगे और कल उसी का रिलेटेड एक चीज़ है दैट इज़ केपलर्स लॉ, जिसपे मतलब पिछले कुछ सालों से तो लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। नीट में, मेंस में, एडवांस में, तीनों में केपलर्स लॉ से क्वेश्चन आ रहा है। 3 लॉज हैं केपलर्स के, केपलर्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तीनों इंपॉर्टेंट है। तीनों के तीनों पे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, तो अच्छे से आपको पढ़ने हैं और अच्छे से समझना है। ठीक है, और आज जो हम पढ़ेंगे सैटेलाइट मोशन, तो वो पढ़ने के बाद एक चीज़ का ध्यान देना, उसके जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें कैलकुलेशन बहुत अजीब रहेगी आपकी, बहुत अजीब। ठीक है, आपको वैल्यूज डालनी पड़ेंगी, फिर सॉल्व करना पड़ेगा और अप्रोक्सीमेशन लेना आपको आना चाहिए सैटेलाइट के क्वेश्चन करने में। क्यों? क्योंकि डिस्टेंसेज आपके 30,000 20,000 किलोमीटर ये सब आएंगे, तो आपको अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करना आना चाहिए। क्योंकि आपका एग्जाम ऑप्शनल है, ऑप्शंस हैं उसमें, तो आपको एलिमिनेशन से आपको सॉल्व करने पड़ेंगे कुछ क्वेश्चंस। कुछ का एग्जैक्ट आंसर आएगा पर कुछ में आपको अप्रोक्सीमेशन लेनी ही पड़ेगी, अदरवाइज सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अजीब क्वेश्चन है पर आसान है। ठीक है, मुश्किल और अजीब में फर्क होता है। अजीब क्वेश्चन है, इसके थोड़े लेंदी इसकी कैलकुलेशन होती हैं, पर छोटे स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है, 2-3 स्टेप्स में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो अच्छे से समझना सैटेलाइट क्या होते हैं वो सब। ठीक है, चलो देखो अब आगे। तो सैटेलाइट स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, शायद इंजीनियरिंग वालों को पता होगी। सर्कुलर और एलिप्टिकल ये काम आएगा सैटेलाइट में। ठीक है, सर्कुलर पाथ और एलिप्टिकल पाथ में क्या फ़र्क होता है आपका? ठीक है, नीट वालों को सर्कुलर शायद पता होगा, एलिप्टिकल भी क्या होता है बस इतना पता होगा, पर सैटेलाइट में डिटेल में यूज़ होगा ये, स्पेशली केपलर्स लॉ में। ठीक है, तो ये जो पाथ होता है आपका, ये आपका सर्कुलर पाथ होता है। ठीक है, रेडियस सपोज r है। ठीक, सेंटर मान लो इसका ओरिजिन पे ही है। तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, x² + y² = रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, ये इस सर्कल की इक्वेशन है, पर अलग अलग की अलग अलग इक्वेशन होती है। वो इंजीनियरिंग वालों को पता होगा कि सेंटर अगर 0 0 पे नहीं है, ठीक है, कहीं और सेंटर है, मान लो 1 1 पे सेंटर है इस सर्कल का, तो इक्वेशन चेंज हो जाएगी, है ना। x - 1 का स्क्वायर + y - 1 का स्क्वायर = r², शायद कुछ तो ऐसी रहती है। ठीक है, पर उसकी वो सब का यूज नहीं है हमारे इसमें। ठीक है, बस आपको पता होना चाहिए कि एक सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल कैसा होता है। ठीक है, तो मतलब सर्कल मतलब ये भी r होगा, ये भी r होगा, ये भी r, ये भी r। ठीक है, अगर इसके एरिया की बात करें तो एरिया ऑफ दिस सर्कल विल बी पाई इंटू r²। ठीक है, इससे ज़्यादा सर्कल में आपको कुछ जानना नहीं है। एलिप्टिकल जो है वो आपका कुछ ऐसा होता है, SHM में पढ़े थे हम लोग, याद अगर आपको होगा तो। ठीक है, ये जो आपका होता है ये एलिप्टिकल पाथ होता है आपका। ठीक है, जिसमें ये वाला जो एक्सिस आपको दिख रहा है, ये वाला, दिस एक्सिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस। ठीक है, और ये वाला जो आपका एक्सिस है दैट इज कॉल्ड मेजर एक्सिस। ठीक है, कुछ चीजें और हैं इसमें, वो मैं बता देता हूं। ठीक है, और चीजें भी हैं इसमें, वो कल बताऊंगा केपलर्स लॉ के साथ, पर अभी के लिए, आज के लिए थोड़ा बहुत जान लो। सपोज ये आपका ओरिजिन है 0 0। ठीक है, ये जो टोटल लेंथ होती है मेजर एक्सिस की दैट इज 2a। सो 2a इज बेसिकली कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, और ये जो लेंथ होती है आपकी दिस इज 2b। ये आपका सिंबल ऐसे ही लेना, 2a 2b। सो 2a इज कॉल्ड लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, एंड 2b इज लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। ठीक है, पर उससे ज्यादा हमको यूज होती है a और b की वैल्यू। ठीक है, a मतलब आधा, ये वाला, दिस इज a। तो ये जो a होगा इसको क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। सेमी हो गया ना, और ये जो b है ये बोला जाता है लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, एक तो ये चीजें आपको जाननी है एलिप्स में। ठीक है, और इसकी जो इक्वेशन होगी, सपोज ये y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, तो इसकी जो इक्वेशन होती है वो कुछ ऐसी होती है, x² / a² + y² / b² = 1। a इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, b इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। शायद ये इक्वेशन आपको पता होगी क्योंकि फिजिक्स में यूज हुई है। ठीक है, अब अगर a और b इक्वल हो जाए तो ये क्या बन जाता है आपका सर्कल। a और b अगर ये इक्वल हो जाए, जैसे ये और ये, तो आपका सर्कल बन जाएगा। देखो a और b को इक्वल करो
मान लो कुछ x के z के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। वो किसकी इक्वेशन होती है आपकी? सर्कल की। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए, इसके दो फोकस होते हैं आपके, एक यहां पे फोकस 1, मैथ वाले लोग डिटेल में इसको पढ़ेंगे और अगर पढ़ चुके हैं तो अच्छी बात है, कोनिक सेक्शन में ये आपका F2। ठीक है, कोनिक में पढ़ते हैं वो लोग, हाइपरबोला, एलिप्स, ये सब। सो F1 इज फोकस नंबर 1, F2 इज फोकस नंबर 2। तो दो फोकाई होते हैं इसके पास। ठीक है, F1 और F2। अब इन फोकाई का अगर डिस्टेंस देखा जाए ओरिजिन से, तो ये डिस्टेंस आपका होता है a इंटू ई, और ये नेगेटिव में डिस्टेंस ये भी a इंटू ई, पर कोऑर्डिनेट लिखोगे तो ये होगा AE, 0, ये होगा माइनस AE, 0। ठीक है, वेयर E इज कॉल्ड, अब पूरा एलिप्स में बता ही दे रहा हूं क्या होता है, वेयर E इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। ठीक है, अब नीट वाले लोग परेशान हो जाएंगे इतने में, पर उनके में यूज नहीं है। ठीक है, मेडिकल में हाँ, नहीं सॉरी, इंजीनियरिंग में इसके क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि वो एग्जामिनेशन जो सेट करता है, पेपर सेट करता है, वो जानता है कि आप लोग मैथ में सब पढ़े तो आपके लिए बच्चों वाली चीजें हैं। ठीक है, पर नीट वाले नहीं पढ़ते हैं, इसलिए उनके में इतना डिटेल में नहीं आएगा। पर हाँ, ये थोड़ी चीजें पता होनी चाहिए कि ये होता है आपका सेमी मेजर एक्सिस, ये होता है सेमी माइनर एक्सिस, ये होती है एलिप्स की इक्वेशन। दो फोकस होते हैं उसके पास, F1 और F2। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे AE, 0, इसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस AE, 0। अब अलग अलग तरह के एलिप्स आप पढ़ोगे मैथ में, जिसका 0 0 पे नहीं है, कहीं और पे है, तो उसकी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, वो अलग बात है। पर फिजिक्स में उसकी जरूरत नहीं है। फिजिक्स में सिर्फ बेसिक आपको पता होना चाहिए कि A क्या होता है, B क्या होता है, E क्या होता है। अब E क्या होता है आपकी एसेंट्रिसिटी। ठीक है, एलिप्स के लिए जो एसेंट्रिसिटी होती है, फॉर एलिप्स दिस एसेंट्रिसिटी इज लेस देन 1। ठीक है, फिर आप पढ़ेंगे हाइपरबोला, हाइपरबोला के लिए एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है, वो सब मैथ में आएगा, यहां पे जरूरत नहीं है। एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है आपकी। ठीक है, तो 1 से जब छोटी आप देखोगे तो, चलो थोड़ा लाइट चली गई थी। हाँ, तो हम कहां पे थे, ये जो एसेंट्रिसिटी होती है ये डिटेल में इंजीनियरिंग वाले लोग पढ़ते हैं, बस यहां थोड़ा सा समझ लो। एलिप्स के लिए एसेंट्रिसिटी 1 से छोटी होती है, और कितनी होती है, फॉर्मूला आता है इसका अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये होती है आपकी एसेंट्रिसिटी की वैल्यू। ठीक है, अब अगर इसको सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लेना। अब क्योंकि आपका a बड़ा होता है b से, है ना, a इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, b इज लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, तो क्योंकि आपका a बड़ा होता है b से, तो आप क्या बोलोगे, ये जो वैल्यू है ये आपकी जो है 1 में से माइनस जब होगी तो ये वैल्यू आपकी 1 से छोटी आएगी, इसलिए एसेंट्रिसिटी जो है वो आपकी क्या आती है, 1 से छोटी आती है एलिप्स की। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें बस आपको पता होनी चाहिए। पहली चीज A क्या होता है, B क्या होता है, दो फोकस होते हैं। ठीक है, फोकस अगर ये डिस्टेंस हमसे पूछे, ये A इंटू ई होता है, वेयर A इज लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, E इज वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी, विच इज अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए, और ये हो जाएगा माइनस AE, 0। तो ये होता है आपका सर्कुलर, ये होता है आपका एलिप्टिकल। एलिप्टिकल की ये इक्वेशन होती है। ठीक है, ए और बी की वैल्यू अलग अलग होती है, और अगर ए और बी की वैल्यू सेम हो जाए तो ये क्या होता है आपका सर्कल। शायद ये आता होगा मोस्टली लोगों को, क्योंकि ये एसएचएम वगैरह में यूज हुआ है आपका। ठीक है, और यहां पे भी यूज होगा सैटेलाइट मोशन में, बिकॉज सैटेलाइट जो हैं वो कभी कभी आपका एलिप्टिकल आपका मोशन करते हैं प्लैनेट के अबाउट। ठीक है, सर्कुलर भी हम देखेंगे, एलिप्टिकल भी देखेंगे, तो उसके लिए आपको ये इक्वेशन पता होनी चाहिए। और कल जो केपलर्स लॉ पढ़ेंगे उसमें तो आपने बचपन से सुना होगा कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकस। ठीक है, उस एलिप्टिकल ये जो पाथ है, प्लैनेट ऐसे मूव करते हैं इस एलिप्टिकल के अराउंड, और सन किधर होता है आपका, सन किसी एक फोकस पे होता है, ये या ये, समझ में आ गया। तो ये हम पढ़ेंगे कल केपलर्स लॉ में, इसलिए आपको एलिप्टिकल का थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि एलिप्टिकल पाथ होता क्या, क्या इक्वेशन होती है, कितने फोकस होते हैं, फोकस का डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, सेंट्रिसिटी क्या होती है, वो सब। ओके, चलेगा। चलो आगे बढ़े फिर। चलो तो नेक्स्ट लिखो सैटेलाइट। आते हैं अब सैटेलाइट पे। अब हाँ, एक चीज ध्यान देना, कुछ फॉर्मूले इसमें आएंगे, न्यूमेरिकल सॉल्विंग में काम आएंगे वो फॉर्मूले, तो अच्छे से उसको देख लेना, रटना है तो रट लेना, क्योंकि यूज होने वाले हैं डायरेक्ट, तो आपको वो फॉर्मूले अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं, ध्यान से अब सुनना। तो सैटेलाइट मोशन,
जितना हमारे सिलेबस में मैं सिर्फ उतना बताऊंगा, वैसे सैटेलाइट पे पूरी किताब लिखी जा सकती है, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट है वो गूगल वगैरह करके देख सकता है कितने तरह के सैटेलाइट है, पर हमको जितनी जरूरत है मैं सिर्फ उतना बताऊंगा एग्जामिनेशन के लिए जितनी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो सैटेलाइट बनते कैसे है, पहला सवाल तो ये उठता है। तो अब ध्यान से सुनना, सपोज ये कोई प्लानेट है हमारा, अर्थ भी हो सकते, जैसे मून अर्थ का सैटेलाइट है, सबको पता होगा, ठीक है। आर्टिफिशियल भी होते हैं आपके, ठीक। देखो ये कोई प्लानेट है जिसकी रेडियस है सपोज आरपी एंड जिसका मास है सपोज एमपी, ठीक। यहां पे इसके सरफेस से कुछ हाइट ऊपर एक टावर है, ठीक है। इस टावर से हमने किसी मास को प्रोजेक्ट किया किसी स्पीड से, ठीक है। अब होता क्या है, बहुत सारे इसमें आपके कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। क्या कि ये जो स्पीड हमने दी इस टावर पे बैठ के, मान लो टावर की हाइट h है आपकी सरफेस से, प्लैनेट के सरफेस से, इस टावर पे बैठ के हमने m मास को प्रोजेक्ट किया विद सम स्पीड। अब इस स्पीड पे डिपेंड करेगा कि ये पार्टिकल किधर जाने वाला है। अगर ये स्पीड बहुत कम हुई तो ये पार्टिकल कुछ ऐसा पाथ फॉलो करके यहां टकराएगा, ठीक है। वो सब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि सैटेलाइट के जो पाथ होते हैं वो कैसे कैसे होते हैं। अभी के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूं कि सैटेलाइट बनते कैसे, ऑर्बिट में कैसे घूमते हैं। सबको पता होगा सैटेलाइट जो हैं वो प्लैनेट के अबाउट एक ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं ध्यान से सुनना। अब जैसे ही हमने इस एम मास को प्रोजेक्ट करवाया, ठीक है, मान लो कुछ स्पीड v1 से, स्पीड देते रहते हैं। अब v1 थोड़ी छोटी है, इतनी नहीं है v1, अब थोड़ी छोटी है v1, तो ये क्या होगा, ये ऐसा पाथ फॉलो करके यहां टकराएगा। फिर सपोज मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी और बढ़ा के कितनी कर दी, v2, है ना। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इंक्रीज्ड टू v2। अभी भी वो क्या कर रहा है, ये ऐसा पाथ फॉलो करके यहां पे गिर जा रहा है। फिर और बढ़ाई तो क्या होगा, अब बढ़ाते बढ़ाते एक स्पीड ऐसी आएगी जिसपे ये यहां नहीं टकराएगा, ये कुछ ऐसा फ्री फॉल करेगा आपका। तब उस सिचुएशन में क्या करेगा, अट्रैक्शन की वजह से ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो अगर हमको किसी पार्टिकल को सैटेलाइट बनाना है, ऑर्बिट में पार्क करना है, ठीक है, पार्किंग ऑर्बिट बोलते हैं इसको, ऑर्बिट में पार्क करना है, तो हमको एक स्पेसिफिक स्पीड उसको देनी पड़ेगी। वो स्पीड कितनी है वो हम देखेंगे, पर हां अगर उस स्पीड से कम स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया इस हाइट पे बैठ के, तो ये उस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं करेगा, कुछ पाथ फॉलो करके यहां पे गिर जाएगा। उससे ज्यादा स्पीड दी तब क्या होगा, बहुत ज्यादा स्पीड दी तब एस्केप कर जाएगा। वो सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, स्पेशली एडवांस वाले बच्चों को सारी चीजें याद होनी चाहिए। पर हां अगर हमारे पास क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन आता है सिर्फ सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर जनरली, पर एडवांस में कुछ भी आ सकता है, ठीक है। अब सर्कुलर ऑर्बिट में प्लैनेट कब रिवॉल्व करेगा, जब हम h हाइट पे बैठ के उसको एक स्पेसिफिक स्पीड देंगे। अब वो स्पीड कितनी होगी वो डिपेंड करेगा इस हाइट पे, ठीक है। एग्जैक्ट वो स्पीड देंगे तब ये क्या करेगा, ऐसा सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा इस प्लैनेट के अराउंड, ठीक है, ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन प्लैनेट एंड सैटेलाइट, ठीक है। कितनी होनी चाहिए वो स्पीड, फिर सवाल उठता है अगर हम उस स्पीड से कम स्पीड से फेंकें इसी हाइट पे बैठ के, मान लो एग्जांपल के लिए ऐसे बोल रहा हूं, मान लो ये हाइट है कुछ 500 किलोमीटर, ठीक। यहां पे बैठ के आपने इसको ऐसा प्रोजेक्ट करवाया, मान लो सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाने के लिए स्पीड चाहिए, ऐसे एग्जांपल के लिए बोलो 6 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो 6 किलोमीटर पर सेकंड अगर आप एग्जैक्ट देंगे तब ये ऐसा सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। कितने रेडियस के ऑर्बिट में, ऑब्वियसली आरपी प्लस एच के, दिख रहा है सबको। पर अगर 6 से कम देंगे तो क्या होगा, 6 से ज्यादा देंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा देंगे तो क्या होगा। तो सारी पॉसिबिलिटीज हमको कवर करनी है इसमें, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ध्यान से समझना। कितनी स्पीड चाहिए, एग्जैक्ट उतनी स्पीड अगर हम देंगे जो रिक्वायर्ड है तब जाके सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। अदरवाइज इसके पाथ बहुत सारे हो सकते हैं, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, एलिप्टिकल, बहुत सारे पाथ आपके हो सकते हैं। कब एलिप्टिकल होगा वो सब भी देखेंगे हम लोग, करें। चलो देखो अब ध्यान से। तो सपोज ये हमने इसको स्पीड दी कुछ vo, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड, मतलब इतनी स्पीड जब हम देंगे vo के इक्वल, तब जाके ये क्या करेगा, इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा अराउंड द प्लैनेट, ठीक है। लेट्स से इट्स ऑर्बिटल रेडियस इज स्मॉल r, इसी से डिनोट करेंगे हम। स्मॉल r मैंने क्या लिया है, ऑर्बिटल रेडियस, जिस ऑर्बिट में सैटेलाइट घूम रहा है उसकी रेडियस, ठीक है, ये वाली, दिस इज स्मॉल r, ठीक है।
और ये हमारा है सैटेलाइट जिसका मास है m, जो आराम से घूम रहा है इसके अराउंड। ठीक है, इस r को हम क्या लिख सकते हैं, इस r को हम लिख सकते हैं rp प्लस h। सही है कि नहीं? वेयर rp इज रेडियस ऑफ द प्लैनेट, h इज द हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। ठीक है, अगर ये अर्थ हुई तो re प्लस एच, और जनरली अर्थ के क्वेश्चन आएंगे आपके, पर मैं जनरल बता रहा हूं, कोई भी प्लैनेट हो तो आपको ऐसे ही करना है। अच्छा, अब देखते हैं कि ये जो ऑर्बिटल स्पीड है vo, ये होगी कितनी। क्या ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, एलिप्टिकल नहीं, सर्कुलर, ध्यान देना। ठीक है, कौन सा सर्कुलर मोशन कर रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मतलब इसकी जो स्पीड है वो क्या होगी आपकी? कांस्टेंट होगी, मतलब पूरे मोशन में इसकी स्पीड vo ही रहेगी। ठीक है, और ऊपर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो स्पीड चेंज हो जाएगी, नो डाउट, पर उस ऑर्बिट में लगातार इसकी स्पीड वही रहेगी जो हम वहां पे निकालेंगे। ठीक है, अब ये स्पीड कांस्टेंट क्यों होगी, यूनिफॉर्म क्यों करेगा, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको फील आए कि हाँ यूनिफॉर्म होनी चाहिए, स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए। तो एक स्पीड होगी कितनी वो निकालना मैं चाहता हूं। अब देखो कैसे, क्या एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो अगर ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो कोई ना कोई फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, दैट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। या इसके फ्रेम में सोल्व कर लो, है ना, इसके खुद के रोटेटिंग फ्रेम में, तो उसमें क्या लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दोनों चीजें सही है, ये अट्रैक्शन फोर्स और दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों बैलेंस होने चाहिए आपके। ठीक है, तो इस m मास के ऊपर, मतलब सैटेलाइट के ऊपर, ये लगेगा आपका अट्रैक्शन फोर्स, लेट्स से इट इज f। ठीक है, किधर? प्लैनेट के सेंटर की तरफ। कितना लगेगा बोलो? g mp m डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर विच इज स्मॉल r, ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, इसको आप rp प्लस h का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो आपकी इच्छा है। क्या क्या किया, समझ में आ रहा है? द अट्रैक्शन फोर्स विल बी g m1 m2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, कौन सा मास है? प्लैनेट का और सैटेलाइट का। क्या यही फोर्स उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल प्रोवाइड करेगा फॉर द सर्कुलर मोशन? बिल्कुल। तो क्या होगा, आगे इसके बाद लिख लेना, दिस फोर्स मस्ट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। कितना होगा वो फोर्स? mv0 स्क्वायर बाय r, यही तो होता है सेंट्रीपिटल। m इसी का मास, vo जिस स्पीड से मूव कर रहा है डिवाइडेड बाय जितने रेडियस के सर्कल में मूव कर रहा है वो रेडियस, तो mv0 स्क्वायर बाय r, दैट शुड बी इक्वल टू g mp स्मॉल m बाय r स्क्वायर। m से m कैंसिल, r से r कैंसिल, so vo comes out to be under root gmp by r, very important। ठीक है, तो ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अ सैटेलाइट, ठीक है, रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इन ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r इज गिवन बाय अंडर रूट gm बाय r, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट। अगर ये पृथ्वी है तो m ही हो जाएगा, और स्मॉल r क्या है? आपकी रेडियस ऑफ द प्लैनेट। अब सुनना ध्यान से, इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करके ये भी लिख सकता हूं, vo इज इक्वल टू अंडर रूट gmp अपॉन rp प्लस h। सही है? हाँ, स्मॉल r को चेंज कर दिया, स्मॉल r ये है ना, तो ये कितना हो जाएगा आपका? rp प्लस h। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि कभी कभी आपको क्या होता है, ये h दिया होता है और प्लैनेट की रेडियस, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ले हम। तो आपको तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि ये जो r है ये उसके ऑर्बिट की रेडियस है, तो वो क्या हो जाएगी? rp प्लस h। ठीक है, अच्छा, अब इसी में एक स्पेशल केस ध्यान से अब सुनना। इफ द सैटेलाइट, अगर ये जो सैटेलाइट है इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू द प्लैनेट, वेरी क्लोज। ठीक है, ये स्पेशल केस है। अगर सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट के बहुत नजदीक ऑर्बिट कर रहा है, बहुत नजदीक रिवॉल्व कर रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं स्मॉल r ऑर्बिटल रेडियस ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगी प्लैनेट की रेडियस के। बहुत पास रिवॉल्व कर रहा है, मतलब h बहुत छोटा है आपका, तो अगर ये प्लैनेट के सरफेस के बहुत पास रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी ऑर्बिटल रेडियस कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली उसके प्लैनेट की रेडियस के इक्वल। तब आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देन vo ऑर्बिटल रेडियस विल बी अंडर रूट gmp बाय rp, where mp is mass of that planet, rp is radius of that planet। अच्छे से समझो इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पॉज करके नोट करो, सारी चीजें समझो। अभी कौन से मोशन में है? ये सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो सैटेलाइट है जिसको हमने, कंसेप्ट समझना, इस सैटेलाइट को हमने h हाइट पे जाके प्रोजेक्ट करवाया है। ठीक है, और अगर ये इस r ऑर्बिट के रेडियस में घूम रहा है तो इसकी स्पीड पक्का कितनी होनी चाहिए? अंडर रूट gmp बाय r, तभी ये सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा, अदरवाइज इसका पाथ
चेंज हो जाएगा, एलिप्टिकल, पैराबोलिक, हाइपरबोलिक, कुछ भी। ठीक, जैसे एग्जांपल के लिए सुनना ध्यान से, सपोज स्मॉल आर आपका है 7000 किलोमीटर, ऐसे एग्जांपल के लिए, ठीक है। अर्थ मान लेते हैं, ये अर्थ है, तो अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर, एच 600 किलोमीटर, तो टोटल ऑर्बिटल रेडियस कितनी होगी 7000 किलोमीटर, ऐसे एग्जांपल के लिए। 7000 डाला आपने, g इंटू एम, एम क्या है, मास ऑफ अर्थ। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, ये लिख लिया ना, ये लिखने के बाद एक स्टार लगा के एक चीज और लिखना, अर्थ के लिए बात करते हैं, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस हमको अर्थ पे मिलेंगे। फॉर अर्थ ऑर्बिटल रेडियस बोलो कितनी, अंडर रूट जी एम बाय आर। एम किसका मास हो जाएगा, अर्थ का। क्या इसको चेंज करना आता है सबको, बिल्कुल। अंडर रूट जी एम को क्या लिखते हैं हम, जी इंटू, बोलो जी एम को क्या लिखेंगे, जी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला। हाँ, और अगर बहुत नियर रिवॉल्व कर रहा है, इफ द प्लैनेट इज रिवॉल्विंग वेरी नियर, अपने से लिख लेना, तो वीओ कितना आ जाएगा, अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन ऑर्बिटल रेडियस अप्रोक्सीमेटली आर के इक्वल, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट जी आर, ठीक है। ऐसे छोड़ना चाहो ऐसे छोड़ दो, इसको चेंज करना चाहो चेंज कर लो, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन में क्या वैल्यूज दी गई है। अगर स्मॉल जी की वैल्यू दी गई है तो इसको चेंज करना ही पड़ेगा, अगर अर्थ का मास दिया गया तब वैल्यू डाल के सोल्व कर लेना, ठीक है। तो ये आपका जनरल फॉर्मूला है अर्थ के लिए, और ये आपका क्या है, इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग, इफ सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग वेरी क्लोज टू अर्थ, ठीक है, अर्थ के बहुत पास, तो आपका स्मॉल आर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल हो जाएगा, आर, वही यूज किया है मैंने यहाँ पे। तो वीओ कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी आर। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कोई सैटेलाइट अगर बहुत पास में रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के, तो उसकी ऑर्बिटल स्पीड एस्केप का कितना वो होती है, मतलब क्या रिलेशन होता है दोनों में। तो एस्केप आपकी कितनी होती है, अंडर रूट 2 जी आर, ऑर्बिटल कितनी होती है, अंडर रूट जी आर, तो 1/√2 टाइम्स होगा आपका, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं, बच्चों वाले सवाल है सब। अब मैं क्या बोल रहा था वो वापस सुनो। मैं बोल रहा था, सपोज आपके पास आपका जो प्लैनेट है वो अर्थ है, ठीक, अर्थ की रेडियस 6400, एच मान लो 600, तो ऑर्बिटल रेडियस कितनी 7000, तो वीओ कितना आएगा, अंडर रूट जी इंटू एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, या ये, ठीक है। इसमें जी की वैल्यू डाल दो 10, आर डाल दो 6400 किलोमीटर, स्मॉल आर डाल दो 7000 किलोमीटर, सोल्व कर लोगे। सपोज एग्जांपल के लिए ये सोल्व होके स्पीड आई आपकी 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ऐसे एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, कितनी आई, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये 8 किलोमीटर पर सेकेंड आई, तो आप ध्यान से सुनना, तो आप क्या बोलोगे कि ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ तभी फॉलो करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में तभी रिवॉल्व करेगा, जब आप अर्थ से 600 किलोमीटर दूर, मतलब ऊपर जाके इसको एग्जैक्ट 8 किलोमीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट करोगे, तब जाके ये उस 7000 किलोमीटर के ऑर्बिट में सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। अगर आपने 600 किलोमीटर हाइट पे जाके, ठीक है, मतलब ऑर्बिटल रेडियस कितनी है 7000 किलोमीटर, मजे में घूम रहा है एक स्पीड से लगातार 8 किलोमीटर पर सेकेंड से, सपोज आपने इसकी स्पीड को कम कर दिया कुछ करके, ठीक है, मतलब ये अर्थ थी, ठीक है, इसके अराउंड ये घूम रहा है सैटेलाइट, ठीक है, कितने ऑर्बिट में 7000 किलोमीटर, और इसकी स्पीड कितनी है, एग्जांपल के लिए मैंने लिया है, एग्जैक्ट कितनी आएगी वो खुद से सोल्व कर लेना, 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से मूव कर रहा है। तो अगर आपने इसकी स्पीड को कुछ करके, है ना, कम कर दिया, मान लो 6 किलोमीटर कर दिया, 5 कर दिया, तो क्या ये इसी सर्कुलर में रिवॉल्व करता रहेगा, नहीं, तब ये क्या करेगा, इसका पाथ कुछ और हो जाएगा, ठीक है। और सपोज आपने इसकी स्पीड बहुत ज्यादा कर दी, तब क्या एस्केप कर जाएगा, बिल्कुल एस्केप कर जाएगा, तब पाथ कुछ और होगा आपका। तो सर्कुलर में बने रहने के लिए अगर उसकी ऑर्बिटल रेडियस आर है, तो एग्जैक्ट उसकी स्पीड होनी चाहिए घूमने की अंडर रूट जी एम बाय स्मॉल आर, तभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा। और 99% क्वेश्चन इसी के ऊपर आते हैं, सर्कुलर ऑर्बिट के ऊपर, ठीक है। तो जब भी आपको पता है सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो स्मॉल आर अगर ऑर्बिटल रेडियस है, तो ऑर्बिटल स्पीड कितनी हो जाएगी, अंडर रूट जी एम बाय स्मॉल आर, सबको याद होनी चाहिए। एम उस प्लैनेट का मास, आर इज द ऑर्बिटल रेडियस, जी इज कांस्टेंट 6.67 10⁻⁻11, ठीक है। अर्थ के लिए बात करें तो मास अर्थ का आ जाएगा,
ठीक है, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना है तो जी और आर में मॉडिफाई कर लो। और इसमें एक स्पेशल केस भी आता है, अगर सैटेलाइट बहुत पास में रिवॉल्व कर रहा है तो ऑर्बिटल स्पीड आपकी हो जाएगी अंडर रूट जी आर, विच विल बी इक्वल टू एस्केप डिवाइडेड बाय रूट टू, क्योंकि एस्केप होती है आपकी रूट टू जी आर, पढ़ाया था ना कल, उसको रूट टू से डिवाइड करो तो आपको ऑर्बिटल मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनो, अब आगे देखो, यहां तक समझ में आ गया सबको? तो अच्छे से इसको नोट कर लो, बहुत मुश्किल नहीं है, एडवांस में दो तीन चीजें एक्स्ट्रा पूछता है पर आसान आती है वो भी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या डिराइव किया, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। ठीक, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपके लिए ऑर्बिटल स्पीड ऑफ द सैटेलाइट। तो सबसे पहले हमने डिराइव किया ऑर्बिटल स्पीड which is denoted by VO, so that is equal to under root gm by small r, where small r is orbital radius, ठीक है, which will be radius plus h, जिस हाइट से उसको प्रोजेक्ट करवाया गया, m is mass of the planet। अब एक इंटरेस्टिंग चीज जो कंसेप्चुअली पूछी जाती है वो क्या है, ऑर्बिटल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट। क्या सैटेलाइट का मास दिख रहा है? नहीं, दोनों साइड कैंसिल हो गया था डेरिवेशन में, स्मॉल m। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, सैटेलाइट का मास कुछ भी हो, अगर स्मॉल आर ऑर्बिटल रेडियस है किन्हीं दो सैटेलाइट की, सैटेलाइट 1 सैटेलाइट 2 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, तो उनकी जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो सेम होगी इफ दे आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सेम प्लैनेट। अगर वो दोनों सेम प्लैनेट के अबाउट ऑर्बिट कर रहे हैं, सेम ऑर्बिटल रेडियस, तो उनकी जो ऑर्बिटल स्पीड होगी वो सेम होगी, अलग अलग नहीं होगी। मास पे डिपेंड नहीं करती है, याद रखना। ठीक है, कहां आया मास, किस पे डिपेंड करती है? प्लैनेट के मास पे, ऑर्बिटल रेडियस पे। दूसरी चीज, दिस वीओ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। ठीक है, मतलब जैसे जैसे आप ऑर्बिटल रेडियस बढ़ाओगे सैटेलाइट की स्पीड कम होती जाएगी। मतलब कोई अगर 7000 किलोमीटर के रेडियस में घूम रहा है तो उसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा होगी, कोई 8000 में घूम रहा है तो उसकी स्पीड 7000 वाले से कम, कोई और ऊपर घूम रहा है और बड़ी रेडियस में तो उसकी स्पीड और कम। स्पीड कम तो टाइम पीरियड भी आपका क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? धीरे धीरे रिवॉल्व करेगा ना, तो सोचना टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा टाइम पीरियड ना, कि कम होगा? बढ़ेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे सैटेलाइट रिवॉल्व करेगा। तो अगला हम वही पढ़ने जा रहे हैं, सेकंड जो डेरिवेशन है। 4-5 रिजल्ट्स हैं इसमें, सारे याद हो जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि डायरेक्टली यूज होंगे न्यूमेरिकल्स में। सेकंड है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। पहला क्या था आपका? ऑर्बिटल स्पीड, किस स्पीड से वो इस ऑर्बिट में घूमता है आपका। सेकंड है टाइम पीरियड, वो तो आसान है, सो टाइम पीरियड विल बी 2πr/v। क्यों? टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर में कितना टाइम लगा, तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 2πr, r इज द ऑर्बिटल रेडियस, बिल्कुल सही, डिवाइडेड बाय स्पीड। या इसको एक तरीके से और कर सकते थे, क्या? ये जो सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है आपका, कितना था? Gmpm बाय स्मॉल r स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल m ओमेगा स्क्वायर r। यहां से भी ओमेगा आ जाएगा, दोनों से सेम आएगा आपका। ठीक है, तो m से m कैंसिल, ओमेगा कितना आ जाएगा बोलो? अंडर रूट Gmp बाय r क्यूब, और टाइम पीरियड क्या होता है आपका? 2π बाय ओमेगा, सो दैट विल बी 2π अंडर रूट r क्यूब अपॉन g इंटू mp। इस पे बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत क्वेश्चंस। ये होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला, वेयर r इज द ऑर्बिटल रेडियस, g इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, mp इज मास ऑफ द प्लैनेट। अर्थ के लिए m ही हो जाएगा आपका। ठीक है, यहां से भी वही आएगा, चेक कर लो यहां से। सो टाइम पीरियड विल बी 2π स्मॉल r अपॉन v। किस स्पीड से मूव कर रहा है? ऑर्बिटल स्पीड से, तो ऑर्बिटल कितनी होती है? अंडर रूट Gmp बाय r। अब r की पावर हाफ इससे ऊपर जाएगी तो ये 1 और हाफ ऐड होगी, तो दैट विल बी 2π r की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट Gmp। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। क्या ये और ये सेम है? सेम ही है वो। ठीक है, क्योंकि ये रूट लगा है ना, और r की पावर 3 और रूट लगा है, तो दैट विल बी 3/2, वही आया आपका। ठीक है, किसी से भी कर लो, आपकी इच्छा है। समझ में आ गया? तो बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन अ ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r इज गिवन बाय t इज इक्वल टू 2π r रेज टू द पावर 3/2 अपॉन रूट Gmp। अब पूरा रूट में लिखना है तो 2π अंडर रूट r क्यूब अपॉन g इंटू m इंटू p, मतलब इंटू p नहीं mp। ठीक है, अब यहां से एक बहुत खतरनाक रिजल्ट आता है जो आपको केपलर्स लॉ में भी देखने को मिलेगा, सुनना बहुत ध्यान से। दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, चलो। सो t स्क्वायर विल बी 4π² r क्यूब अपॉन Gmp,
बराबर। 4 इज अ कांस्टेंट, पाई स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, जी इज अ कांस्टेंट, मास ऑफ प्लैनेट इज कांस्टेंट, चेंज थोड़ी होगा वो। तो बेसिकली यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अनगिनत सवाल मिलेंगे इस पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब मतलब, ध्यान से सुनना, कोई भी सैटेलाइट अगर किसी प्लैनेट के अबाउट किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो उसका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा, स्टेटमेंट क्या है, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स ऑर्बिटल रेडियस। ठीक है, किसी भी सैटेलाइट का मोशन का जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा वो उसकी ऑर्बिटल रेडियस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल, इक्वल नहीं, साथ में ये चीजें भी लगी हैं इसलिए प्रोपोर्शनल लिखा है। तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाओगे तो एक कांस्टेंट के आएगा विच विल बी 4 पाई स्क्वायर अपॉन जीएमपी। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इसके बुक में, एचसीवी में, बुकलेट में, बहुत जगह क्वेश्चन कैसे आते हैं। सैटेलाइट 1 दे देगा, सैटेलाइट 2 दे देगा, बोथ आर रिवॉल्विंग अराउंड सेम प्लैनेट, ये सब बोल देगा और बोलेगा एक की ऑर्बिटल रेडियस आर है, दूसरे की ऑर्बिटल रेडियस 8 टाइम्स है, 8 आर है मतलब। ठीक है, तो दोनों के टाइम पीरियड का रेशो बताओ, क्या यहां से बता दोगे, T1 बाई T2 का स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाई R2 का क्यूब। R1 की वैल्यू R डालो, R2 की वैल्यू 8 R डालो और आगे सोल्व कर देना। कर लोगे, ऐसे क्वेश्चन आपको भरे हुए मिलेंगे बुक्स में, कर लोगे। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया है। तो पहला रिजल्ट तो टाइम पीरियड कितना होता है याद नहीं करना है। अब आधे बोलेंगे सर इसको कैसे याद करें, मत करो याद, ठीक है ना, ऐसी इसको समझो कि ये कैसे आया, डिराइव कर लेना ना। बस एक चीज याद रखो, ऑर्बिटल स्पीड का फॉर्मूला दैट इज अंडर रूट जी एम बाय स्मॉल आर। वहां से आप टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, वहां से आप जो पूछा है वो निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये याद नहीं करना, मैं बार बार बोल रहा हूं। और यहीं से आपका एक छोटा सा रिजल्ट आया दैट इज टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। अच्छे से नोट करो इसको। ठीक है, अब ऐसी 2-3 चीजें और डिराइव करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, छोटी छोटी चीजें हैं पर पूछी जाती है बहुत बार। तो ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, वो सब समझो। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं इसमें कि मान लो उसके ऑर्बिट की रेडियस बढ़ा दी जाए तो किस किस चीज पे फर्क पड़ेगा, ऑर्बिटल स्पीड चेंज होगी या नहीं है, टाइम पीरियड चेंज होगा या नहीं, वो आपको खुद से समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी डेरिवेशन नंबर 2 है, ये आपकी डेरिवेशन नंबर 1 है, दोनों से सेम रिजल्ट आएगा। और यहां से जनरल रिजल्ट जो आपको पता होना चाहिए, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। ठीक है, स्टेटमेंट अपने ये लिखने के बाद स्टेटमेंट लिखो। सो द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, the square of time period of a satellite is directly proportional to the cube of orbital radius। ठीक है, हर 2-3 साल में एक क्वेश्चन इसी से पूछा डायरेक्टली, इस रिलेशन से। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ ऑर्बिटल रेडियस ऑफ सैटेलाइट। अब यही सेम डेरिवेशन मतलब सेम रिजल्ट हम पढ़ेंगे केप्लर्स में, केप्लर्स थर्ड लॉ में। ठीक है, सेम चीज, बस थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, रिजल्ट लगभग यही दिखेगा आपको। ठीक है, तो दोनों चीजें समझ गए। अभी हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, जब प्लैनेट सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब एग्जैक्ट हमको अंडर रूट जी एम बाई स्मॉल आर स्पीड देनी पड़ेगी, अदरवाइज वो सर्कल में नहीं घूमेगा, कुछ और ही पाथ हो जाएगा। ज्यादा होगा तो एस्केप भी कर सकता है, कम होगा तो अर्थ के सरफेस पे भी गिर सकता है कोई पाथ फॉलो करते हुए, वो सब मैं बताऊंगा, वो एडवांस वालों के लिए। ठीक है, नीट वालों के लिए और मेंस वालों के लिए सिर्फ क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, कि सैटेलाइट जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, कब घूमता है वो समझो ध्यान से। ठीक है, जब आप उसको एक स्पेसिफिक स्पीड दोगे तभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा। ठीक है, चलो तो ये दोनों रिजल्ट अच्छे से पढ़ लेना, ऑर्बिटल स्पीड और टाइम पीरियड। नेक्स्ट थर्ड देखते हैं, टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी, मतलब ये जितना भी मैं सैटेलाइट में डिराइव करवा रहा हूं सारे इंपॉर्टेंट है। टोटल एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, कोई सैटेलाइट स्मॉल आर रेडियस के ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी होगी। अब टोटल में क्या क्या आएंगी, अब ध्यान से इसका फील लेना थोड़ा सा। टोटल एनर्जी विल बी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वो वीओ स्पीड से घूम रहा है तो काइनेटिक होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी मतलब इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन सैटेलाइट एंड प्लैनेट। कितनी होगी, अब ध्यान से इंडिविजुअली निकालते हैं, क्योंकि इंडिविजुअली भी पूछा जाता है कि के ही बताओ कितनी है। तो बोलो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी सैटेलाइट की, दैट विल बी हाफ मास ऑफ सैटेलाइट विच इज स्मॉल एम इनटू स्पीड का स्क्वायर विच इज वीओ का स्क्वायर। कितनी होगी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, हाफ एम जी एम पी अपॉन आर। वीओ क्या था, अंडर रूट जी एम पी बाय आर, उसका स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बोलो, जी
MP m/2r, और जनरली बुक्स में आपको अर्थ के लिए मिलता है तो सिर्फ m लिखते हैं वो, या m ही लिखते हैं। मैं जनरल बात बता रहा हूं किसी भी प्लैनेट के लिए। ठीक, ये होगी आपकी काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब पोटेंशियल एनर्जी कैसे, सपोज ये प्लैनेट है आपका और इस ऑर्बिट में ये रिवॉल्व कर रहा है स्मॉल आर रेडियस के। शायद आप ये बोहर उसमें पढ़ चुके हैं ना, हाँ बोहर मॉडल में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब, याद आया? बोहर मॉडल में इलेक्ट्रॉन था न्यूक्लियस के अबाउट, तो आपने उनके बीच का वो सब निकाला था, सेम चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी दोनों के बीच में, पढ़ चुके हैं हम लोग, दैट विल बी -GMP बाय डिस्टेंस विच इज स्मॉल आर। ठीक है, तो इंडिविजुअली दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का रिजल्ट और पोटेंशियल एनर्जी का रिजल्ट। तो अब बोलो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी। सो टोटल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट विल बी GMP m/2r माइनस GMP m/r। सोल्व करो इसको। सो टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी -GMP m/2r। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत क्वेश्चन इसके पूछते हैं और स्पेशली मेंस में तो भर के क्वेश्चन मिलेंगे। सो टोटल एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज बेसिकली -GMP m/2r। ये MP कंफ्यूजन हो रही है तो सिर्फ m याद रखो, -G कैपिटल M स्मॉल m/2r, वेयर कैपिटल M इज मास ऑफ द प्लैनेट, स्मॉल m इज मास ऑफ द सैटेलाइट एंड स्मॉल r इज ऑर्बिटल रेडियस, दैट विल बी कैपिटल R + H होगा। चलो अब ध्यान से चीजें सुनना जो मैं अभी बोलता जा रहा हूं। याद करो आपने बोहर मॉडल में टोटल एनर्जी डिराइव की होगी -13.6 इंटू Z²/n²। मैं यहां लिख देता हूं, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लियो ना, हाँ तो बोहर मॉडल पढ़े होगे आप, उसमें टोटल एनर्जी आपने ये डिराइव की होगी -13.6 इंटू Z²/n² EV। सारी वैल्यूज पुट करने के बाद वो H वो सब डालने के बाद ये आता है, पाई की वैल्यू H डालने के बाद ये रिजल्ट आता है, याद है? या नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है आपको, टोटल एनर्जी नेगेटिव, किसी भी सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट करती है? अगर आपने फिजिक्स अच्छे से सीखी होगी तो आपको एक चीज पता होगी कि टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब ये जो टोटल एनर्जी है ये मिनिमम है, और हर सिस्टम अपनी एनर्जी मिनिमम करना चाहता है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, सैटेलाइट के केस में जो नेगेटिव साइन शो करता है वो क्या शो करता है, दिस नेगेटिव साइन बेसिकली ये आपकी बाउंडनेस शो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ये जो टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन आया है ये बाउंडनेस शो करता है। बाउंडनेस मतलब ध्यान से देखो, ये जो सैटेलाइट है ये इस प्लैनेट के अबाउट घूम क्यों रहा है, बाउंडेड होने की वजह से, क्योंकि इसके पास कोई और रास्ता नहीं है, ये बाउंड है इससे, है ना। तो इस बाउंडनेस होने की वजह से ही ये सैटेलाइट इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम पा रहा है। यही बाउंडनेस को ये नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है। मतलब अगर किसी सिस्टम की टोटल एनर्जी या तो जीरो हो जाए, जो इन्फिनिटी पे होते, कल मैंने, याद करो अगर आप कंसेप्ट तुरंत पकड़ते तो आपको एक चीज समझी होगी कि जब मैंने कल एस्केप वेलोसिटी पढ़ाई थी, तो जब एस्केप जस्ट एस्केप करता है, सुनना ध्यान से, अब दो तीन चीजें मैं बता रहा हूं ताकि आपको फील आए। तो जब भी कोई पार्टिकल जस्ट एस्केप करता है, ठीक है, तो जस्ट एस्केप करने पे क्योंकि वो इन्फिनिटी पे चला गया तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक जस्ट जीरो हो जाती है आपकी। मतलब टोटल एनर्जी क्या, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वो वहां पे जाके जीरो हो जाएगी। तो टोटल एनर्जी या तो जीरो हो जाए, ठीक है, या मैंने एक केस और बताया था कि अगर मान लो उसको एस्केप से भी तेज स्पीड से फेंका जाए तो एस्केप तो कर ही जाएगा, मतलब इंटरेक्शन एनर्जी तो जीरो हो जाएगी, पर उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी बचेगी, है ना, और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है। तो टोटल एनर्जी क्या लिखोगे, के प्लस पी, उस जगह पे पी तो जीरो हो गया क्योंकि वो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से निकल गया, पर क्या बचेगा उसके पास, के। क्या के पॉजिटिव होता है, तो मतलब वहां पे टोटल एनर्जी क्या हो गई थी, जीरो। ठीक है, कौन से केसेस हैं, केस नंबर 1 और केस नंबर 3। ठीक है, केस नंबर 2 मैंने बताया था, जब एस्केप से कम से फेंकोगे तब किसी हाइट पे जाके रुक जाएगा और नीचे आएगा आपका। ठीक है, तो केस नंबर 1 कल हमने जो पढ़ा था, केस नंबर 3 जो कल हमने पढ़ा था, तो या तो टोटल एनर्जी जीरो हो जाए या टोटल एनर्जी ग्रेटर देन जीरो हो जाए, तो वो सिस्टम बाउंडेड नहीं होगा, नॉट बाउंडेड। ठीक है, कोई भी सिस्टम बाउंडनेस कब शो करेगा, जब उस सिस्टम की टोटल एनर्जी आपकी नेगेटिव होगी। तो अगर आप कुछ एनर्जी बाहर से दे के उस सिस्टम की टोटल एनर्जी जीरो कर दे तो वो जो है वो एस्केप कर जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज ये आपने सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, जी मास ऑफ प्लैनेट किया, मास ऑफ सैटेलाइट किया, ऑर्बिटल रेडियस, सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की। मान लो ये वैल्यू सॉल्व होके आ गई -0.5 जूल, कुछ भी मान लो, ठीक है,
ऐसी एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं, 0.5 जूल ये आपकी एनर्जी आ गई, ठीक, माइनस के साथ। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, पहले तो वो समझे। माइनस साइन आपकी बाउंडनेस शो कर रहा है कि ये सैटेलाइट जो है वो इस प्लैनेट से बाउंडेड है और इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है ड्यू टू दिस नेगेटिव एनर्जी। अब अगर आप बाहर से इसको एक एनर्जी दे दो, सपोज 0.5 जूल, अभी कितनी थी इसके पास, माइनस 0.5, बाहर से आपने एनर्जी कितनी दे दी, प्लस 0.5, तो इसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। माइनस 0.5 थी इसके पास, 0.5 आपने दे दी, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। अब क्या ये इसी में घूमता रहेगा, नहीं, अब क्योंकि इसकी टोटल एनर्जी 0 होगी तो यहां से एस्केप कर जाएगा इन्फिनिटी पे, क्योंकि इन्फिनिटी पे आपकी टोटल एनर्जी 0। सपोज आपने उससे ज्यादा दे दी, 0.8 जूल दे दी, अभी कितनी है इसके पास, माइनस 0.5 एग्जांपल के लिए, और आपने दे दी 0.8, तो क्या टोटल एनर्जी पॉजिटिव हो गई, तो अभी भी ये इस ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, ये जो है यहां से एस्केप कर जाएगा और इंटरस्टेलर स्पेस में किसी स्पीड के साथ आपका मूव करेगा, ठीक है, इस प्लैनेट के अबाउट अब चक्कर नहीं काटेगा। तो अगर ये सैटेलाइट प्लैनेट के अबाउट रिवॉल्व करेगा तो पक्का टोटल एनर्जी आपकी नेगेटिव होनी चाहिए। अगर टोटल एनर्जी पॉजिटिव या 0 हुई तो एस्केप कर जाएगा, ठीक है। एस्केप के लिए कितनी स्पीड चाहिए वो सब आप खुद ही डिराइव कर सकते हैं कंसेप्ट से, ठीक है, समझ में आ गया। तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अ प्लैनेट इज इक्वल टू gmm/2r, पोटेंशियल एनर्जी इज -gmm/r, टोटल एनर्जी इज -gmm/2r। दिस नेगेटिव साइन ऑफ टोटल एनर्जी शोज द बाउंडनेस, ठीक है, मतलब कोई भी सिस्टम अगर स्टेबल है, कोई भी सिस्टम अगर बाउंडेड है तो उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होनी चाहिए, सेम जो हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा था। क्यों, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से बाउंड था आपका, समझ रहे हो, इसलिए टोटल एनर्जी कितनी आई थी आपकी, नेगेटिव आई थी। वापिस जाके एटॉमिक स्ट्रक्चर देखना, समझ में आएगा आपको। यहां पे भी सेम फंडा है, क्योंकि सैटेलाइट जो है वो बाउंड है, ठीक है, प्लैनेट से, तो आपकी जो टोटल एनर्जी आएगी वो आपकी नेगेटिव आएगी। पर अगर आप कुछ करके इसकी टोटल एनर्जी 0 या पॉजिटिव करवा देते हैं तो अब ये इस आर रेडियस के ऑर्बिट में अब नहीं घूमेगा, अब ये एस्केप कर जाएगा आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़े, तो टोटल एनर्जी समझ में आ गया सबको, पक्का सारे रिजल्ट आने चाहिए आपको, सीधे क्वेश्चन आएंगे इसके। चलो अब आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहां से आपको एक रिजल्ट याद रखना जो डायरेक्टली पूछा जाता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी बाय 2 एंड दैट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी मोड के साथ। ये बहुत फेमस रिजल्ट है, डायरेक्टली बुक में पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू, 4 ऑप्शन देगा, उसमें से ये ऑप्शन सही है। कैसे आया, पीई का मोड दो, दैट विल बी gmm/r, मोड लिया है मैंने, वैसे नेगेटिव होता है पर मोड लिखा है देखो, तो gmm/r, उसका आधा करो, दैट विल बी gmm/2r, वो काइनेटिक के इक्वल है, वही लिखा है। टोटल कितनी आती है, -gmm/2r, उसका मोड लो gmm/2r, वो काइनेटिक के इक्वल। साइन के साथ अगर आपको लिखना है तो कुछ ऐसा लिखोगे, के ई इज इक्वल टू -pe/2 इज इक्वल टू -te, ठीक है, ये साइन के साथ रिजल्ट आएगा। तो अगर साइन के साथ पूछा है तो नीचे वाला आएगा, साइन के बिना पूछा है तो ऊपर वाला आएगा, ठीक है, क्योंकि पी का माइनस करोगे तब जाके वो प्लस gmm/r बनेगा, उसका आधा करोगे तब gmm/2r बनेगा, मतलब काइनेटिक के इक्वल, और टीई का माइनस करोगे तब वो काइनेटिक के इक्वल आएगा। कर लोगे पक्का। चलो आगे बढ़े, तो ये हो गया आपका थर्ड, टाइम पीरियड, टोटल एनर्जी और ऑर्बिटल स्पीड। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है फोर्थ, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सैटेलाइट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट क्या खुद से कर लोगे, पक्का। फिर से मैं बना रहा हूं, ये प्लैनेट है, बड़ा नहीं बना रहा हूं, ये ऑर्बिट है जिसमें सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, स्मॉल आर रेडियस, ये उसकी स्पीड है विच इज vo, कांस्टेंट रहेगी पूरे मोशन में, ठीक है। अब ये कांस्टेंट क्यों रहेगी, पहली चीज तो ये सर्कुलर होगा, वो आप और मैं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जितनी चाहिए थी एग्जैक्ट उतनी स्पीड दी है, तो ये पक्का सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। कितनी चाहिए थी, अगर आप आर रेडियस h हाइट पे जाके उसको प्रोजेक्ट करवाते हैं तो रिक्वायर्ड स्पीड कितनी होगी, ध्यान से सुनना। If you are projecting the particle at a height from a height h above the surface of planet, then the required speed so that it can revolve in the circular orbit,
दैट स्पीड वुड बी अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। अब इससे जो भी स्पीड आएगी वही आपको एग्जैक्ट देनी पड़ेगी, ध्यान देना। जी की वैल्यू, एम प्लैनेट का मास, आर उसकी रेडियस, एच जिस हाइट पे जाके आप उसको प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, ये सोल्व करके जो स्पीड आएगी एग्जैक्ट वही स्पीड दोगे तब जाके वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, क्योंकि सर्कुलर से ही तो हमने ये डिराइव किया है ना। तो अगर आपको सर्कुलर में रिवॉल्व करवाना है तो आपको पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी एच वगैरह डाल के, क्योंकि आपको पता है आप कितनी हाइट पे जाके उसको प्रोजेक्ट करवा रहे हैं, आपको पता है प्लैनेट का रेडियस क्या है जिसके अबाउट आपको उसको वो करना है, आपको पता है एम की वैल्यू क्या है, प्लैनेट का मास, वो सब डाल के आपको रिक्वायर्ड स्पीड मिल जाएगी। उस स्पीड से अगर आप फेंकेंगे उस हाइट पे जाके, तब जाके वो क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट में। अदरवाइज उसका पाथ चेंज हो जाएगा, एलिप्टिकल भी हो सकता है, पैराबोलिक भी हो सकता है, हाइपरबोलिक भी हो सकता है, कुछ भी, वो एडवांस का सेक्शन है। पर नीट वाले भी उसको समझेंगे, सिर्फ सीधा समझेंगे कि कौन सा पाथ होगा, क्योंकि उसमें भी डायरेक्टली मैंने बुक में देखा, क्वेश्चन पूछा है उसने कि स्पीड अगर ऑर्बिटल से कम हो जाए, है ना, रिक्वायर्ड से कम हो जाए या रिक्वायर्ड से ज्यादा हो जाए, तब बताओ कौन सा पाथ होगा। तो वो पाथ सिर्फ याद कर लो, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। सो बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की। फोर्थ चीज सैटेलाइट में, दैट इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, तो क्या होता है, अब ध्यान से सुनना। सबको पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर साइन थीटा। वी और आर में एंगल कितना, 90, तो सीधा लिख दूं एल एम वी आर। पढ़ चुके हो, कहां पे, रोटेशन में। अच्छा, एम मास ऑफ द सैटेलाइट, एम, वी ऑर्बिटल मतलब उसकी स्पीड, क्या ऑर्बिटल स्पीड, दैट विल बी अंडर रूट जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय स्मॉल आर, ये एम पी लिख लो, इनटू स्मॉल आर। तो एंगुलर मोमेंटम इज बेसिकली गिवन बाय एम, आर को अंदर ले जाए तो आर स्क्वायर, दैट विल बी अंडर रूट जी एम पी स्मॉल आर। अब ये भी याद करना है क्या, यूज तो होगा क्वेश्चंस में, अब याद करना चाहो याद कर लो, पर याद क्यों करना, सिर्फ एक ऑर्बिटल स्पीड याद रखो, उससे सब कुछ आ जाएगा, टाइम पीरियड, टोटल एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, सब कुछ उससे आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, कितना, स्मॉल एम अंडर रूट जी एम पी इंटू आर। तो किसके प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर। मतलब अगर आप इसकी रेडियस को और बढ़ा दोगे, मतलब अब बड़े ऑर्बिट में अगर ये घूमने लगे तो इसकी एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी या डिक्रीज, इंक्रीज करेगी। कर लोगे पक्का। चलो अब इसी में एक चीज देखते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या आपका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कब कंजर्व होता है एंगुलर मोमेंटम, अगर आपको याद हो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है इफ द टॉर्क एक्टिंग इज जीरो, क्योंकि टाउ होता है डीएल बाई डी टी, तो टॉर्क जीरो तो डीएल बाई डी टी जीरो, मतलब एल कांस्टेंट। पढ़ चुके हो ना, क्या टॉर्क जीरो है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि देखो प्लैनेट इसके अबाउट घूम रहा है, बराबर। अब जब इसके अबाउट घूम रहा है तो एक ही फोर्स लग रहा है पूरे इस पे प्लैनेट पे, दैट इज ये ग्रेविटेशनल फोर्स, जी एम एम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या ये फोर्स आपका सेंटर से ही पास कर रहा है ना, और आपको पता है जब भी कोई फोर्स उसका लाइन ऑफ एक्शन अगर सेंटर से ही पास करता है तो टॉर्क कितना होगा आपका, जीरो। तो टॉर्क अगर जीरो है, सो एंगुलर मोमेंटम of satellite about planet remains conserved। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां से अब फील आने वाली है आपको। मतलब जब भी वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा या कोई भी ऑर्बिट में घूमेगा, एलिप्टिकल में भी घूम सकता है, पर एलिप्टिकल में कब घूमेगा, जब आप रिक्वायर्ड स्पीड के जितनी स्पीड नहीं दोगे उतनी हाइट पे जाके, पर अगर उतनी स्पीड दोगे तो वो सर्कुलर में घूमेगा। तो जब भी पार्टिकल सैटेलाइट के प्लैनेट के अबाउट घूमेगा ये सैटेलाइट, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व, बिकॉज द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर, हेंस द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट विल बी जीरो। सो नेट टॉर्क अगर जीरो है तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व। पढ़ चुके हो ये। सो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या है, कहीं पे भी एंगुलर मोमेंटम अगर आप लिखो, सपोज लेट्स से दिस इज पोजीशन नंबर 1 एंड दिस इज पोजीशन नंबर 2 एंड दिस इज पोजीशन नंबर 3, तो आप क्या बोलोगे, तीनों पोजीशन पे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा सैटेलाइट का, इक्वल होगा। यही तो कंजर्वेशन बोलता है। अब सुनना ध्यान से, अब आपको समझ में आएगा कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से क्यों घूम रहा है। देखो यहां पे एंगुलर मोमेंटम कितना लिखोगे, m इंटू यहां की स्पीड इंटू r1। यहां पे एंगुलर मोमेंटम क्या लिखोगे, m इंटू यहां की स्पीड इंटू r2, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम क्या है, एम वी आर, साइन थीटा होता है वैसे, पर v और r में एंगल 90 है हर जगह। यहां पे क्या लिखोगे, m इंटू वी इंटू आर इंटू साइन 90 विच विल बी 1। अब मुझे एक चीज बताओ, क्या ये सर्कुलर ऑर्बिट है,
बिल्कुल। अगर ये सर्कुलर ऑर्बिट है तो R1 R2 R3 सारी वैल्यूज इक्वल होंगी कि नहीं? बिल्कुल। और m हर जगह सेम है ही, तो m सेम r सेम तो v भी तो सेम होगा। मतलब आप क्या लिखोगे, mv1r1 शुड बी इक्वल टू mv2r2। पोजीशन 1 पे एंगुलर मोमेंटम और पोजीशन 2 पे सेम, क्यों? क्योंकि कंजर्व है। m तो सैटेलाइट का ही मास है दोनों जगह। अब बिकॉज r1 इज इक्वल टू r2, बिकॉज r1 इज इक्वल टू r2, किसकी वजह से? सर्कुलर ऑर्बिट होने की वजह से। तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर v1 शुड बी इक्वल टू v2। मतलब हर जगह सैटेलाइट की स्पीड क्या होगी? सेम। तो वो लगातार यूनिफॉर्म स्पीड से घूमता रहेगा इन दिस सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल r। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था कि वो vo स्पीड से ही पूरा मोशन करता है आपका। ठीक है, कभी कभी इसका पाथ एलिप्टिकल भी होता है, वो मैं बार बार आपको याद दिलवा रहा हूं। वो कब होता है वो भी देखेंगे। तब क्या उसकी स्पीड हर जगह सेम होगी? मतलब सोचो कि ये हमारा प्लैनेट है, मैं पूरा बड़ा नहीं बना रहा हूं, इसके अबाउट सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, थोड़ा सा वो बन गया ये ऐसा, क्योंकि प्लैनेट किधर रहेगा आपका? किसी एक फोकस पे रहेगा। ठीक है, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा कैसे। ठीक है, तो ये प्लैनेट और इसके अबाउट सैटेलाइट, ये आपका सैटेलाइट m मास का, ठीक है, जो ऐसा घूम रहा है एलिप्टिकल में। अब मेरा सवाल है, इस जगह पे स्पीड, इस जगह पे स्पीड, इस जगह पे स्पीड क्या सेम होगी कि अलग अलग? अलग अलग होगी। अभी भी क्या नेट टॉर्क जीरो है? बिल्कुल, क्योंकि अभी भी द ओनली फोर्स विच इज एक्टिंग इज द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स विच विल बी पास थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो नेट टॉर्क अभी भी जीरो है, तो एंगुलर मोमेंटम अभी भी कंजर्व। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व मतलब यहां पे mvr, यहां पे mvr, यहां पे mvr सेम होंगे। अब m तो हर जगह सेम है, ये r छोटा है और ये r जो है आपका ये बड़ा है। ठीक है, या 1 और 3 को कंपेयर करते हैं, ये r छोटा है, ये r बहुत बड़ा है आपका, r डिस्टेंस होगा ना। तो अगर ये r छोटा है तो ऑब्वियसली v बड़ा होना पड़ेगा, ताकि यहां का जो mvr का प्रोडक्ट है वो यहां के इक्वल हो जाए। तो इसलिए आप यहां इस केस में क्या लिखोगे, v1 इज लेस देन v3, सो v1 इज ग्रेटर देन v3, सॉरी। ठीक है, क्यों? क्योंकि R1 छोटा है R3 से, तो अगर MVR आपको इक्वल करना है तो ऑब्वियसली V1 बड़ा होना चाहिए किससे? V3 से। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन 2019 नीट में आ चुका है। ठीक है, उसने पूछा था कि बताओ काइनेटिक एनर्जी कहां ज्यादा है सैटेलाइट की, 1 पे, 2 पे या 3 पे? तो सबसे ज्यादा कहां पे आपकी? 3 पे। क्यों? क्योंकि 3 पे, सॉरी, सबसे ज्यादा कहां पे आपकी? 1 पे। क्यों? क्योंकि 1 पे R सबसे कम, तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करने के लिए V सबसे ज्यादा होना ही पड़ेगा, और V सबसे ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा। ये 2019 नीट में आ चुका, पर ये एक्चुअल में केपलर्स लॉ का सवाल है, क्योंकि वहां पे सन था आपका और यहाँ पे प्लैनेट था। पर ऐसा ही सेम फंडा यहाँ पे भी तो हो सकता है, प्लैनेट का अबाउट सैटेलाइट जो है वो एलिप्टिकल में भी घूम सकता है, पर अभी हम सर्कुलर पढ़ रहे हैं। समझ में आ गया क्यों कंजर्व रहेगा एंगुलर मोमेंटम? समझ में आ गया क्यों पूरे मोशन में इसकी स्पीड vo ही रहेगी? वो समझ में आ गया, बिकॉज रेडियस सेम है, क्योंकि हम पहले ही मान चुके हैं कि ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हमने सब चीजें सोल्व की हैं। कितना होगा एंगुलर मोमेंटम? दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू रूट आर। अब इसमें 2-3 क्वेश्चन और पूछा जाता है कंसेप्चुअल, बच्चों वाले सवाल है पर गलती होती है इसमें। ये चारों चीजें समझ में आ गई? बस ये चारों ही आपको पढ़नी है, ऑर्बिटल स्पीड, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी एंड लास्ट एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब इस पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है, इफ स्मॉल आर इज इंक्रीज्ड, स्मॉल आर मतलब ऑर्बिटल रेडियस। ध्यान से सुनना, इसमें लगभग 80% बच्चों से गलती होती है। अगर ऑर्बिटल रेडियस इंक्रीज करें, देन कमेंट ऑन ऑल, कमेंट ऑन द वेरिएशन इन दीज क्वांटिटीज। सिर्फ वेरिएशन बताना है आपको, मतलब बढ़ेगा या कम होगा या सेम रहेगा। सेम, इंक्रीज और डिक्रीज तीन ही ऑप्शन है। पहला ऑर्बिटल स्पीड, और कुछ चेंज नहीं किया आपने, सिर्फ आर चेंज किया, मास वास प्लैनेट का चेंज नहीं किया। बी टाइम पीरियड, सब पे कमेंट करना आपको। सी केई, बी डी पीई, डी के बाद ई आता है ना, ई टीई एंड एफ एंगुलर मोमेंटम, सब पे आपको कमेंट करना है। ठीक है, चलो बोलो सबसे पहले ऑर्बिटल स्पीड क्या? अंडर रूट जी एम बाय आर, जी चेंज कभी नहीं होता, एम मास ऑफ प्लैनेट वो सेम रखा है आपने, सिर्फ आर को इंक्रीज किया है, तो ऑर्बिटल स्पीड विल डिक्रीज। और सबको पता अगर ऑर्बिटल स्पीड डिक्रीज है,
ठीक है, तो ऑब्वियसली आपका टाइम पीरियड क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि धीरे 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 वो रिवॉल्व करेगा, सो टाइम पीरियड विल इंक्रीज। ये आपको लॉजिकली देखना है फॉर्मूले से। सो टी कितना आया था, 2 पाई आर की पावर 3/2 अपॉन अंडर रूट जी एम। 2 पाई सेम, अंडर रूट जी एम सेम, आर की पावर 3/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब से देख लो, है ना। तो आर अगर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली टी बढ़ेगा। टी बढ़ने का मतलब एक चक्कर अब ज्यादा टाइम में लगाएगा, ऑब्वियस सी बात है। के ई पे फर्क, के ई कितना था, जी एम एम बाई 2 आर, जी अनचेंज्ड, एम अनचेंज्ड, एम अनचेंज्ड, 2 अनचेंज्ड, आर इंक्रीज, तो काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज। पीई सबसे ज्यादा गलती इन दोनों में होती है, पीई और टीई में। अब आधो को क्या लगता है मैं बताता हूं। आधो को लगता है कि सर पीई होता है माइनस जीएमएम बाय स्मॉल आर, बिल्कुल सही लगता है सर। आधे बोलेंगे सर आर आपने बढ़ा दिया तो पीई आपका डिक्रीज करेगा, गलत है, पीई आपका इंक्रीज करेगा। मतलब क्यों, साइन देखो, माइनस साइन है। अब जब माइनस साइन है, आर नीचे डिनोमिनेटर बढ़ा रहे हो, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाली टर्म कम होगी, और नेगेटिव में चीज कम हो रही है मतलब एक्चुअल में बढ़ रही है ना वो, साइन के साथ देखो। सिमिलरली टोटल एनर्जी में भी माइनस साइन है, माइनस जी एम एम बाई 2 आर, वो भी आर बढ़ाने पे क्या होगी, इंक्रीज। अब इन्हीं दोनों में गलती होती है सबसे ज्यादा, क्योंकि बच्चों को लगता है सर आर बढ़ा रहे हो तो पीई विल डिक्रीज, नहीं, पीई विल इंक्रीज, क्योंकि माइनस साइन लगा आपका। एल पे चर्चा करो, एल पे कमेंट करो। सो एल जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, सो इट विल ऑल्सो इंक्रीज, एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा। पर हाँ, जो नया ऑर्बिट में वो गया, जिस नए ऑर्बिट में वो घूम रहा है, वहां पे एंगुलर मोमेंटम उस ऑर्बिट में कंजर्व रहेगा उसका, ठीक है। पहले से ज्यादा होगा, मतलब अगर पहले r1 रेडियस में घूम रहा था, अब r2 में घूम रहा है, और r2 r1 से बड़ी है, तो r2 में जब घूमेगा तब वहां पे एंगुलर मोमेंटम ऑब्वियसली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू जो पहली जगह पे उसका एंगुलर मोमेंटम था, ठीक है। समझ गए, पक्का, ठीक है, समझ गए सब लोग। तो ये चारों चीजें अच्छे से समझो, सैटेलाइट कैसे बनते हैं वो समझो, ठीक है। किसी हाइट पे जाके उसको प्रोजेक्ट करवाना आपको एक स्पेसिफिक स्पीड पे, वो स्पीड कहां से आएगी, अंडर रूट जी एम बाई कैपिटल आर प्लस एच से, ठीक है। एग्जैक्ट वो स्पीड दोगे तभी सर्कुलर में घूमेगा, अदरवाइज नहीं घूमेगा, ठीक है। अब 2-3 चीजें पे और चर्चा करते हैं, फिर कल एक और चीज सैटेलाइट में बचती है वो कल बताऊंगा, और फिर केपलर्स लो। कल चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन क्योंकि हमने कल ही कर लिए थे अच्छे खासे क्वेश्चंस, ठीक है। उसके बाद शीट मिलेगी, खुद से कर लेंगे, बच्चों वाले सवाल आते हैं इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हाँ, अब हम मोशन देखते हैं सैटेलाइट का कैसा होता है। अब ध्यान से सुनना, सपोज ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है। अभी बहुत लोगों को उत्सुकता हो रही होगी कि सर हमेशा सर्कुलर करेगा या कुछ और करेगा, ठीक है। सपोज ये हमारा प्लैनेट है, ठीक, और मास वास वही है, ये आर ऑर्बिट में ये घूम रहा है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक है। पहले मैं बना ही लेता हूं, ये लग रहा है क्या, ठीक, इससे अच्छा तो बनेगा भी नहीं मुझसे, चलो सही है, काम चल जाएगा। अब देखो ध्यान से, अब अगर ये इस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, तो सारी चीज हमने चर्चा कर ली। इसकी जो स्पीड होगी स्मॉल एम है, इसका मास सैटेलाइट का, इसका कैपिटल एम है, रेडियस कैपिटल आर है, और ये हाइट आपकी कितनी है, स्मॉल एच, ठीक है। तो ये कौन सी स्पीड से घूमेगा, ऑर्बिटल स्पीड से, हमेशा टेंजेंट होगी, वो सबको पता है। सर्कुलर में जो स्पीड होती है, मतलब ये डायरेक्शन टेंजेंट होती है। कितनी स्पीड होगी, अंडर रूट जी एम बाय स्मॉल आर, ठीक है। कैसे किया गया होगा, इस हाइट पे आपने इसको प्रोजेक्ट करवाया होगा किस स्पीड से, वीओ स्पीड से, विच इज अंडर रूट जी एम बाय स्मॉल आर। अच्छा, अब सवाल उठता है, चल थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम है, ठीक है, वो मैंने इरेज कर दिया, वो शायद हो गया होगा। हाँ, तो हम कहां पे थे कि हाँ, अगर इसको एच हाइट पे जाके प्रोजेक्ट करवाया जाए विद अ स्पीड अंडर रूट जी एम बाई कैपिटल आर पी प्लस एच, ठीक है, जो हम डिराइव कर चुके हैं, तो ये ऐसा आराम से सर्कुलर में लगातार उसी स्पीड से घूमता रहेगा, ठीक है। उस पर चर्चा हम कर चुके हैं। पर सवाल उठता है दिमाग में कि सर अगर ये जो स्पीड है, लॉन्चिंग स्पीड, लेट्स से इट इज वी, अगर ये वी ऑर्बिटल से छोटी हो जाए, मतलब आर रेडियस के अगर ऑर्बिट में
सर्कुलर ऑर्बिट में घुमाना है तो स्पीड कितनी चाहिए, अंडर रूट जी एम बाय स्मॉल आर। पर दिस लॉन्चिंग स्पीड अगर ये वीओ से छोटी हो जाए, ठीक है, तब क्या होगा, तब तो दिमाग में सीधा उठता कि सर सर्कुलर तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि सर्कुलर के लिए तो वीओ के इक्वल चाहिए। तब कुछ ऐसा होगा, ध्यान से सुनना। दो पॉसिबिलिटीज हैं, तब मैं अभी एक बना रहा हूं, एक साइड में बनाऊंगा। क्या पॉसिबिलिटी है कि अगर वी वीओ से छोटा हो जाए तो ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो करेगा, एलिप्टिकल। ठीक है, देखने में थोड़ा सर्कुलर लग रहा है पर ये एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। थोड़ा अच्छा बनाते हैं इसको। तो पहले से भी गंदा बन गया, चलो काम चल जाएगा। तो ये कुछ ऐसा एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा आपका। ठीक है, मतलब कुछ ऐसा, ये प्लैनेट है तो ऐसा एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। ठीक है, मतलब ये जो लॉन्चिंग स्पीड है, इफ दिस इज लेस देन वीओ। ठीक, और कैसे करेगा, ये जो सेंटर होगा ये एक नियर, चल वॉइस का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज, जल्दी खत्म करते हैं। तो क्या होगा कि अगर हम ऑर्बिटल से कम स्पीड से फेंके तो सर्कुलर ना करके ये कुछ ऐसा एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा विद द प्लैनेट एट द नियरेस्ट फोकस। ये प्लैनेट जो है वो दो फोकस होता है एलिप्स का, सबको पता है किधर और एक किधर होगा। तो प्लैनेट जो होगा वो नियरेस्ट फोकस पे आपका होगा। एक और पॉसिबिलिटी है इसमें कि आधों को लग सकता है कि सर ये स्पीड बहुत कम भी तो हो सकती है, मतलब ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि ये सरफेस अर्थ के सरफेस को जाके टकराए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी है कि ठीक है ये सरफेस को तो नहीं टकराएगा पर ऐसा एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। पर एक पॉसिबिलिटी और है इसमें, वो कौन सी है कि ये स्पीड इतनी छोटी है कि ये जब पाथ फॉलो करेगा तो इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो इंटरसेक्ट कर जाएगी अर्थ के सरफेस को, वो भी पॉसिबिलिटी है। तब कैसा होगा आपका, तब कुछ ऐसा बनेगा। ये स्पीड बहुत छोटी है तो ये ऐसा, तो दैट विल बी द आर्क ऑफ द एलिप्स। पूरा एलिप्टिकल पाथ नहीं बनेगा पर एलिप्स की आर्क आपकी बनेगी। ठीक है, और अगर इसको पूरा बनाएं तो कुछ ऐसा बनेगा आपका, ऐसा एलिप्स बनेगा। ठीक है, विद द प्लैनेट एट द फारदेस्ट फोकस। ठीक है, इसमें नियरेस्ट, इसमें फारदेस्ट, उसकी जरूरत नहीं है, वो छोड़ दो, उसको रहने भी दोगे तो चलेगा। बस एक चीज याद रखो कि अगर आप ऑर्बिटल के इक्वल दोगे तब जाके वो सर्कुलर में घूमेगा, अदरवाइज वो एलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। उसमें भी दो पॉसिबिलिटीज, अगर स्पीड बहुत कम हुई तब वो जाके टकरा जाएगा, मतलब उसकी जो ट्रेजेक्ट्री है सैटेलाइट की वो इंटरसेक्ट कर जाएगी प्लैनेट के सरफेस को, तब भी आपका एलिप्स का आर्क बनेगा। और अगर वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तब आपका ऐसा प्रॉपर एलिप्टिकल पाथ में वो घूमेगा। क्या यहाँ पे उसकी स्पीड हर जगह सेम होगी, नहीं, अलग अलग होगी। ठीक है, जब डिस्टेंस आपका ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, बिकॉज एमवीआर कांस्टेंट रहेगा क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। और जब डिस्टेंस सबसे कम होगा तो स्पीड सबसे ज्यादा होगी। पर यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं घूमेगा इस एलिप्टिकल पाथ में। सर्कुलर जब कर रहा था तब आपका यूनिफॉर्म स्पीड से वो घूमता है। ठीक है, अब उससे ज्यादा स्पीड दोगे तब क्या होगा, वो कल हम करेंगे, वो 5 मिनट का काम है। ठीक है, और कल करेंगे केपलर्स लॉ। कल आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं है। तो आज जो पढ़ाया है सैटेलाइट का अच्छे से पढ़ो, कल 2-3 चीजें और बचती है सैटेलाइट की, वो कल देखेंगे। तो कल आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, परसों से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो आज इसकी डीपीपीज वगैरह मिलेंगे, उसको सोल्व करो, और सैटेलाइट कैसे बनते हैं, क्या होता है, अच्छे से समझो, पाथ्स कैसे होते हैं वो समझो। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि ऑर्बिटल से कम स्पीड से फेंको तो पाथ कैसा होगा, क्या सर्कुलर होगा या चेंज होगा, तो आपको आना चाहिए। उससे ज्यादा से फेंकोगे वो मैं कल बताऊंगा। कभी कभी एस्केप भी तो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। मान लो इसी ऑर्बिट में घूम रहा है तो आपने इसकी स्पीड इतनी कर दी कि वो एस्केप के इक्वल होगी, तब वो जाके एस्केप कर जाएगा आपका। ठीक है, कैसा पाथ फॉलो करते हो, पैराबोलिक पाथ। और मान लो तो आपने एस्केप से भी ज्यादा दे दी, तब एस्केप तो करेगा ही करेगा, और वहां दूर जाके किसी स्पीड से भी घूमेगा, तब हाइपरबोलिक पाथ फॉलो करते हुए भागेगा वो। ठीक है, तो 4 पॉसिबिलिटीज है, एग्जैक्ट वीओ, सर्कुलर, वीओ से कम, एलिप्टिकल, और उसमें भी 2 केसेस, इंटरसेक्ट भी कर सकता है और आराम से बिना इंटरसेक्ट किए बिना टकराए घूम सकता है। वीई के इक्वल, वी मतलब एस्केप के इक्वल दे दोगे, मान लो घूम रहा है आराम से मजे में और आपने एस्केप के इक्वल दे दी, तब वो एस्केप कर जाएगा। उससे ज्यादा दे दिया एस्केप से, तब अट्रैक्शन से तो निकल ही जाएगा प्लैनेट के वो सैटेलाइट, और फिर आपका उसके बाद इन्फिनिटी पे जाके भी उसकी कुछ ना कुछ स्पीड होगी आपकी, वो मैंने बता चुका हूं पहले ही।
ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लगा देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टोटल एनर्जी का नेगेटिव साइन क्या बताता है, कैसे करते हैं, वो सब मैंने बता दिया। अच्छे से उसको पढ़ो, कोई भी समस्या उसको पूछो, और अब न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसका बहुत आसान चैप्टर है, इवन एडवांस के लिए भी बहुत आसान चैप्टर। ठीक है, तो बाकी कल करेंगे। चलो।